हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेकिंग द 12th लेक्चर ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस यूनिट 3 ऑफ साइकोलॉजी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मेमोरी के बारे में। मेमोरी को पूरा कंप्लीट किया था, चाहे वो मेथड्स ऑफ मेमोरी हो, चाहे वो थ्योरीज ऑफ मेमोरी हो। हमने मेमोरी को कंप्लीट करने के बाद जो है आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग, एक तरफ मेमोरी और एक तरफ फॉरगेटिंग, और दोनों एक दूसरे से उल्टा। मेमोरी का मतलब होता है किसी भी चीज को रिमेंबर करके स्टोर करना, और फॉरगेटिंग का मतलब होता है वो स्टोरेज जो किया हुआ था उसको भूल जाना। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है फॉरगेटिंग का कि चीजों को भूल जाना। तो मेमोरी में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग किसी चीज को मेमोराइज करेंगे, किसी चीज को याद करेंगे, और फॉरगेटिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग चीजों को भूल जाते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो है फॉरगेटिंग को सही तरीके से इंटरेस्टिंग मैनर में जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे फॉरगेटिंग के बारे में भी और इसके 3 थ्योरीज के बारे में भी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरगेटिंग को देखते हैं कि फॉरगेटिंग किस तरीके से वर्क करता है। तो जो फर्स्ट लाइन यहां पे आ रहा है वो कह रहा है कि फॉरगेटिंग मीन्स ए फेल्योर टू रिकॉल फैक्ट्स, आइडियाज और ग्रुप ऑफ आइडियाज। फॉरगेटिंग का मतलब क्या है? फॉरगेटिंग का मतलब है किसी चीज को रिकॉल करने में फेल कर जाना। ठीक है, हम लोग जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेंशन करके जो है मेमोरी में रखा था। अब हम लोग का मन कर रहा है कि हम लोग फिर से उस इंफॉर्मेशन को देखें, उस इंफॉर्मेशन को सोचे, लेकिन वो चीज जो है तुम्हारे याद में नहीं आ रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क में जो है नहीं आ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरगेटिंग। ओके, एक फैक्ट्स, एक आइडियाज और एक ग्रुप्स ऑफ आइडियाज को जो है हम लोग रिकॉल करने में फेल हो गए। ओके, सेकेंड लाइन इसी का कह रहा है कि इट इज द वीकनिंग ऑफ द बोन डेट वेयर फॉर्म्ड इन लर्निंग। हम लोगों ने लर्निंग के समय में जिस बॉन्ड को बनाया था, बॉन्ड क्या है? हमारा न्यूरॉन जो है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, वो अलग अलग तरीके से वर्क करता है जब हम लोग किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं या फिर किसी चीज को लर्न करते हैं। ओके, उस समय जो बॉन्ड हमारे मस्तिष्क में बने थे, उस बॉन्ड का वीकनिंग हो जाना, जिस कारण से जो है हमें फॉरगेटिंग हो जाता है चीजों का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो है हमको वही देना है जो हमारे बुक्स में दिए हुए हैं। ओके, एग्जाम में जो है हमें प्रॉपर डेफिनेशन को लिखना होगा। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो यहां पे आता है वो है फॉरगेटिंग इज द लॉस परमानेंट और टेम्पररी ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्न अर्लियर। यहां पे सिंपल सा बोल रहा है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज मींस वो क्षमता जिसके माध्यम से हम किसी चीज को रिकॉल कर सकते थे, हम लोग किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते थे। रिकॉल का मतलब होता है जो चीज तुमने पहले सेव करके रखा है अपने डब्बा में, उसको निकाल करके जो है फिर से रिकॉल करना, फिर से देखना। और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना। ठीक है, जैसे जो है तुम किसी से मिले थे तो तुमने उसके फेस को याद कर लिया। अब जो है तुम्हारे सामने जो भी भीड़ है उसमें से जो है तुम उस आदमी को पहचानने का प्रयास करोगे, तो वो कहलाता है रिकॉग्नाइज। तो एबिलिटी तो रिकॉल और रिकॉग्नाइज का लॉस हो जाना, चाहे वो परमानेंटली चाहे वो टेम्पररली। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरगेटिंग। समझ में आया? फिर नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन आता है वो है फॉरगेटिंग मींस फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल। मींस जो है किसी भी समय रिकॉल कर रहे हैं, अगर हम किसी भी एक्सपीरियंस को चाहे किसी भी इंफॉर्मेशन को और हम फेल हो जा रहे हैं तो वो जो है कहलाता है फॉरगेटिंग। ओके, व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो और टू परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली लर्न, जिस एक्शन को हमने प्रीवियसली लर्न किया था, अगर वो एक्शन को जो है, अगर वो एक्सपीरियंस को अगर हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग फेल हो जाते हैं उसको रिकॉल करने में, तो वही कहलाता है फॉरगेटिंग। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन को दिया था मुन ने 1967 में और सेकेंड डेफिनेशन को दिया था ड्रेवर ने 1952 में। ओके, समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग इंपोर्टेंट है। यहां जो सबसे फर्स्ट लाइन दिया हुआ है कि फॉरगेटिंग इज जस्ट द अपोजिट ऑफ रिमेंबरिंग। अब तुमको यह नहीं पता होगा कि रिमेंबरिंग क्या होता है। मेमोरी में मैंने बताया था कि मेमोरी अलग चीज होता है, रिमेंबरिंग अलग चीज होता है। मेमोरी मींस स्टोरेज और रिमेंबरिंग मींस द प्रोसेस। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे जो है हम किसी चीज को मेमोराइज कर रहे हैं वही कहलाता है रिमेंबरिंग। अगर तुम नहीं जानते हो तो जाओ और प्लेलिस्ट में जो है मेमोरी का लेक्चर को कंप्लीट करो। ओके, तो फॉरगेटिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ
रिमेंबरिंग। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग का बात करें तो फॉरगेटिंग को दो टाइप्स में जो है बांटा गया है। पहला टाइप होता है नेचुरल फॉरगेटिंग और सेकेंड टाइप होता है मोरबिड फॉरगेटिंग। नेचुरल्स मींस नेचुरली होगा। अब यहां पे नेचुरल क्यों कहा गया? क्योंकि अकर नॉर्मली ओवर टाइम विदाउट इंटेंशनल फॉरगेटिंग। हम लोगों का बिना इंटेंशन के वजह से जो है जिस चीज का फॉरगेटिंग हो जाए, मतलब हम लोग नहीं चाहते कि हम वो चीज को भूलें, बट समय के साथ, ठीक है, ओवर टाइम, समय के साथ जो है वो चीज धीरे 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 हम लोग भूल जाते हैं। उसी को बोलते हैं नेचुरल फॉरगेटिंग। ओके, सेकेंड होता है मोरबिड फॉरगेटिंग, जो कि एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स टू फॉरगेट ऑफन ड्यू टू रिप्रेशन। अब वैसे चीज जिसको हम भूलना चाहते हैं, अगर वो चीज भूल गए तो मोरबिड फॉरगेटिंग। अब ऐसे कौन सी चीज है जिसको हम लोग भूलना चाहते हैं? वैसे यादें, वैसे मेमोरी, ठीक है, वैसे इवेंट्स जो तुमको दुख पहुंचाते हो। अब जैसे कोई लड़का है, उसको किसी से ब्रेकअप हो गया था, अब उसके एक्स का जब याद आता है, उसके बहुत कस के जो है दिल में जलन होती है ना? तो उसको क्या हो रहा है कि वैसे वैसे इवेंट जिसको वो भूलना चाहता है, नहीं चाहता है कि वो हमारे पास रहे। तो अगर वो वैसे चीज को भूलता है तो उसे बोलते हैं मोरबिड फॉरगेटिंग, जो कि एबनॉर्मल है। ओके, तो ये जो था टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग का जो है नॉर्मल क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जो अकॉर्डिंग टू सर्टेन व्यू, कुछ सर्टेन व्यू है उसके हिसाब से जो है क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो यहां पे जो सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन वो है जनरल फॉरगेटफुलनेस, और सेकेंड जो यहां पे आता है वो है स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस। अब ये दोनों क्या है? तो जनरल फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है टोटल लॉस, ठीक है, टोटल लॉस ऑफ प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन जो है तुमने पहले लर्न किया था उसको पूरा का पूरा भूल जाना, ठीक है, पूरा का पूरा मेमोरी उड़ जाना, पूरा डब्बा खाली। तो अगर तुम्हारा यादाश्त जो है या फिर किसी पर्सन का यादाश्त पूरा का पूरा खत्म हो जाए तो वो कहलाएगा जनरल फॉरगेटफुलनेस। ओके, सेकेंड आता है स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस। ये किस तरीके से वर्क करता है? तो लॉस ऑफ ओनली स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन। जिस इंफॉर्मेशन को तुमने पहले याद किया था उस इंफॉर्मेशन के स्पेसिफिक पोर्शन को भूल जाना। जैसे तुमने किसी पर्सन से मिला तो उस पर्सन का फेस तो तुमको याद है बट उसका नाम भूल गए, होता है। तो वैसे फॉरगेटफुलनेस को बोलेंगे स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस। ओके, समझ में आया? अब जनरल फॉरगेटफुलनेस क्या होता है और स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस क्या होता है? तो एक और क्लासिफिकेशन जो है दिया गया है अकॉर्डिंग टू अनदर क्लासिफिकेशन। दो तरह के क्लासिफिकेशन और किए गए। पहला है फिजिकल फॉरगेटफुलनेस और सेकेंड है साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस। फिजिकल फॉरगेटफुलनेस क्या होता है? जिसका फैक्टर फिजिकल चीज हो। और साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस क्या होता है? जिसके फैक्टर्स जो है साइकोलॉजिकल चीज हो। तो फिजिकल फॉरगेटफुलनेस में जो है काउज बनता है या फिर फैक्टर होता है एज। एज के वजह से चीजों को भूलना, ठीक है, या फिर कोई डिजीज के वजह से जो है तुम्हारा मेमोरी लॉस होना, ब्रेन और नर्वस सिस्टम इश्यू के वजह से लॉस होना, एक्सीडेंट के वजह से ट्रॉमा हो जाना और तुम्हारा मेमोरी लॉस हो जाना, या फिर सबस्टांस यूज में क्या क्या आएंगे? या फिर ड्रग ले रहे हो, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हो, बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हो। अगर ये सारे चीज के कारण जो है तुम्हारा मेमोरी लॉस होता है या फिर तुम चीजों को भूलते हो तो वो आ जाएगा फिजिकल फॉरगेटफुलनेस में। और सेकेंड होता है साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस। साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस में क्या होता है? फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, कन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इमोशनल डिफिकल्टीज। तो यहां पे अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, किसी पर्सन को एंजाइटी बहुत ज्यादा है, किसी पर्सन के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मीन्स वो सोच रहा है कि मैंने वैसा क्यों किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था, कोई पिछले का याद है वो उसको बार बार सता रहा है, अपने अंदर ही वो लड़ाई कर रहा है। ओके, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कोई ऐसा चीज है जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती पढ़ा है, तो वैसे चीज को वो आसानी से भूल जाएगा। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग को देख के अलग अलग तरह से जो है इसको क्लासिफाई किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है काउजेस ऑफ फॉरगेटिंग। आखिर फॉरगेटिंग के कौन कौन से काउजेस होते हैं जिस कारण से हम चीजों को भूलते हैं? तो सबसे पहला जो यहां पे आता है वो है इनएडिक्वेट लर्निंग। अगर तुम सही से पढ़ोगे ही नहीं तो तुम्हें याद कैसे रहेगा?
है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। तो यहां पे कह रहा है कि पुअर और इम्प्रॉपर इनिशियल लर्निंग लीड्स टू फॉरगेटफुलनेस। तुमने शुरुआती दौर में जब तुम पढ़ना स्टार्ट किए थे तो वहां पर तुमने जो है सही तरीके से इनिशियल लर्निंग नहीं किया, जिस कारण से तुम भूल रहे हो। ओके, या फिर फोर्स लर्निंग ऑफन हैज टेम्पररी इफेक्ट, या तो जो है तुमको किसी ने फोर्स किया कि तुमको याद करना है और तुमने बैठ के जबरदस्ती याद किया। तो अगर फोर्स लर्निंग करते हो या फिर बहुत ज्यादा लर्निंग करते हो तो इस वजह से भी जो है फॉरगेटिंग होता है। ओके, ये था फर्स्ट कॉजेस। सेकेंड कॉजेस होता है टाइम स्लिप्स, मींस मेमोरी फेड्स ओवर टाइम्स। अगर जो है धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा तो सिंपल सी बात है कि पुराने चीज को तुम धीरे धीरे भूलते चले जाओगे। ये टाइम लैप्स जो होता है वो नेचुरल होता है। ओके, फिर थर्ड आ रहा है इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन, मींस प्रीवियस लर्निंग कैन इंटरफेयर विथ न्यू लर्निंग एंड वाइस वर्सा। जो पुराना लर्निंग तुम्हारे पास है, अब जो तुम नया लर्निंग करोगे उसके वजह से जो है एसोसिएशन हुआ और पुराने चीज को तुम भूल गए, तो वो कहलाएगा इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन। या फिर जो है पुराना चीज तुमको याद है, इस वजह से तुम नए चीज याद नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी इसी में आ जाएगा, वाइस वर्सा लिया हुआ है पहले से ही, है ना। फिर फोर्थ आता है इमोशनल इन्फ्लुएंस। इमोशनल इन्फ्लुएंस किस तरीके से करता है? एक्सेसिव इमोशनल कैन ब्लॉक द रिकॉल प्रोसेस। अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा इमोशनल जो है तुम वीक हो तो तुमको जो है रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगा, है ना। अब जैसे कि क्या होता है कि तुम क्लास में बैठे हुए हो, तुम्हारे टीचर्स आते हैं, पूछते हैं बताओ इसका आंसर क्या है, तुम जो है डर के मारे सब कुछ भूल गए। या फिर टीचर जो है ब्लैक बोर्ड के सामने बुलाया और बोला कि तुम जो है लिखो इस पॉइंट को, तुम्हारा डर के मारे जो है सारा चीज भूल जाना, बहुत सारे चीज से डरना कि क्या लोग सोचेंगे अगर हमने जवाब नहीं दिया, आगे लड़की लोग बैठा हुआ है तो लड़की लोग से शर्मा रहे हो। तो ऐसे सारे चीज जो फैक्टर्स होते हैं वो इमोशनल इन्फ्लुएंस में आते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट फैक्टर को हम लोग देखते हैं जो है फोर्थ में पुअर हेल्थ और मेंटल स्टेटस। अगर तुम्हारा हेल्थ ही पुअर है, अगर गरीब हेल्थ के हो तो भी तुम्हारा फॉरगेटफुलनेस जो है वो होगा। यहां पे जो है पुअर हेल्थ, मेंटल टेंशन, लो आईक्यू, ब्रेन इंजरी कैन इंपेयर मेमोरी। अगर ऐसे सारे चीजें हैं तो तुम्हारे मेमोरी को जो इंपेयर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट होता है इनएडिक्वेट रिपीटेशन। अगर तुम किसी भी चीज को सही तरीके से रिपीटेट नहीं किए हो, तुम रिहर्सल नहीं करते हो, तो तुम्हारा जो है फॉरगेट होना अनिवार्य है। ठीक है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस और यूज ऑफ लर्न मटेरियल लीड्स टू फॉरगेटिंग। अगर जो है तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, बहुत कम प्रैक्टिस करते हो, तो लर्न मटेरियल भी जो है तुम फॉरगेट कर जाओगे, जो तुम जो है पहले याद कर चुके हो, पहले सीख चुके हो। अगर ऐसे चीजें हैं तो उसको भी तुम भूल जाओगे। ओके, नेक्स्ट आता है एडिशनल फैक्टर। कुछ एडिशनल फैक्टर है जिसके कारण से भी जो है फॉरगेटिंग होता है। तो यहां पे दिया हुआ है पहला फैटिग, डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अनफेवरेबल कंडीशन और लैक ऑफ इंटेंट। लैक ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि तुम्हारा मन नहीं है किसी चीज को रिमेंबर करने का। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फैटिग है तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। डिस्ट्रैक्शन है, तुम लर्निंग सही से नहीं कर रहे हो, अलग अलग जगह तुम्हारा माइंड भटक रहा है, तुम्हारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन, तो ऐसे में जो है तुम किसी भी चीज को रिमेंबर नहीं करोगे, या फिर रिमेंबर करोगे भी तो उसको भूल जाओगे। ओके, तो यहां पर जो है हम लोगों ने अलग अलग कॉजेज को देखा जो कि फॉरगेटिंग के लिए था। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। ओके, तो थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग में जो है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि इस तरीके से फॉरगेटिंग काम करता है, या फिर इस तरीके से लोग चीजों को भूल जाते हैं। ओके, तो यहां पे जो सबसे पहला थ्योरीज था, थ्री थ्योरीज में फर्स्ट थ्योरी वो था ट्रेस डीके थ्योरी, जो कि बहुत पॉपुलर थ्योरी है। ओके, तो इसका कंसेप्ट क्या है, इस थ्योरी का ये जानना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि मेमोरी फेड्स ओवर टाइम ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ मेमोरी ट्रेसेस और इनग्राम्स ऑफ द ब्रेन। मींस कह रहा है कि जो हमारा मेमोरी है वो टाइम के साथ जो है धीरे धीरे फेड होता चला जाता है। ठीक है, धुंधला होता चला जाता है। यही ये थ्योरी कह रहा है कि जितना टाइम बढ़ते जाता है उसके साथ साथ जो है हमारा मेमोरी वीक होते जाता है और हम चीजों को भूल जाते हैं। हमारे मेमोरी में जो ट्रेसेस होते हैं, ट्रेसेस का मतलब होता है छाप, किसी भी इंफॉर्मेशन का छाप वहां पे। ठीक है, तो अगर वो चीज धीरे धीरे कमजोर होते चला जाएगा तो हम लोग उस चीज को धीरे धीरे भूल जाते हैं। यही इस थ्योरी का कंसेप्ट है, मींस ओवर द टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रोसेस।
आखिर इस थ्योरी जो है कौन से प्रोसेस को मानता है? तो प्रोसेस कहता है कि लर्निंग रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिकल चेंजेस क्रिएटिंग मेमोरी ट्रेसेस। जिस समय हम लर्निंग कर रहे होते हैं, जिस समय हम चीजों को सीख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उस समय हमारे माइंड में जो है न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो है हमारा दिमाग जो है अलग अलग छाप को एक्सपीरियंस को जो है अपने मेमोरी में बसा के रखता है। ओके, तो लर्निंग का रिजल्ट तो यही होता है, लेकिन ओवर टाइम की वजह से जो है दिस ट्रेसेस वीकेन एंड फेड। ये जो ट्रेसेस होते हैं, ये जो छाप होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, वे धुंधला हो जाते हैं, स्पेशली विथ डिसयूज, स्पेशली जब तुम उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हो। तुमने किसी चीज को सीखा लेकिन तुमने उसका रिपीटेशन नहीं किया, तुमने उसका प्रैक्टिस नहीं किया, वो धीरे धीरे जो है तुम उस चीजों को भूल जाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है इंप्लीकेशन। आखिर इसका इंप्लीकेशन कहां कहां होता है? तो सबसे पहला यहां पे कह रहा है कि ओल्डर एक्सपीरियंसेस आर मोर लाइकली टू बी फॉरगेटन। जो तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंस है, उस चीजों को तुम जल्दी भूलते हो ना। जो 10 साल पहले तुमने किसी चीज को किया होगा, क्या तुमको भी याद है? नहीं याद है। ओके, क्योंकि तुम उसको भूल गए ओवर द टाइम। ओके, फिर कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ फॉरगेटिंग इंक्रीजेस टाइम पासेस। जितना ज्यादा टाइम पास होगा उतना ज्यादा चीजों को तुम भूलोगे। ठीक है, उतना अमाउंट में तुम फॉरगेट करोगे। ओके, इसी थ्योरी का जो है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लिमिटेशन। आखिर इस थ्योरी का लिमिटेशन क्या है? तो इस थ्योरी का लिमिटेशन यही है कि नॉट इफेक्टिव फॉर एक्सप्लेनिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाता है? क्योंकि स्किल लाइक राइडिंग ए बाइसिकल रिमेन इवन आफ्टर इयर्स ऑफ डिसयूज। जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो आफ्टर सो मेनी ईयर, मे बी 10 ईयर, 10 साल के बाद भी जो तुमको साइकिल चलाना याद होता है। तो आखिर कैसे? ये थ्योरी तो फेल हो गया। ये थ्योरी कह रहा है कि जितना टाइम बढ़ेगा हम चीजों को भूल जाएंगे, लेकिन हम 10 साल बाद भी जो है साइकिल चलाने जाते हैं तो साइकिल चला लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। तो ये इस थ्योरी का क्या है? इस थ्योरी का लिमिटेशन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे आ रहा है वो है एप्लीकेशन। आखिर इस थ्योरी का एप्लीकेशन कहां यूज होता है? तो सबसे पहला कह रहा है कि यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेता है। सेकेंड कह रहा है कि रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस हेल्प प्रिवेंट डीके ऑफ मेमोरी ट्रेसेस। अगर तुम किसी चीज को बार बार रिपीटेशन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारा जो है मेमोरी का ट्रेसेस जो है उसको डीके नहीं होगा, उस डीके को वो प्रिवेंट करेगा। ठीक है, उसको तुम बचा पाओगे। ये था फर्स्ट थ्योरी जो कि ट्रेसेस एंड डीके थ्योरी था। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट कहता है कि फॉरगेटिंग होता है ड्यू टू द निगेटिव इफेक्ट ऑफ वन लर्निंग। किसी एक चीज को सीखने का निगेटिव इफेक्ट से एक्सपीरियंस ऑन अनदर। जो चीज जो है तुम पहले सीख चुके हो और तुम अब नया सीखने का प्रयास कर रहे हो, और उस चीज का जो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है एक दूसरे पे, उसके वजह से जो फॉरगेटिंग होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस थ्योरी। सोचो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को जो है 2 टाइप में बांटा गया। पहला जो होता है वो है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन और सेकेंड होता है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। अब इस दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझो। तो यहां पे जो है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहता है कि न्यू लर्निंग इंटरफेयर विद द रिटेंशन ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल। ठीक है, जो हमारा न्यू लर्निंग है वो इंटरफियर करता है किसके साथ? रिटेंशन ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल। जो हम लोग पहले लर्न करके जो है उसको रिटेंशन करके रखे हुए हैं। अगर हम लोग नया चीज जो है जो रटते हैं, जो याद करते हैं, जो मेमोराइज करते हैं, उसके वजह से जो है जो पुराने वाले चीज को हम भूल जाते हैं। अगर ये प्रोसेस ऐसा हो रहा है, इसके वजह से अगर फॉरगेटिंग हो रहा है, तो वो आता है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन में। ओके, जैसे एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है कि लर्निंग ए न्यू लिस्ट ऑफ वर्ड कैन इंपेयर द रिकॉल ऑफ एन अर्लियर लिस्ट। जो तुम नया लिस्ट ऑफ वर्ड को याद कर रहे हो, अगर उसके वजह से जो पुराना लिस्ट याद किए थे उसके वर्ड्स को भूल रहे हो, तो यह कहलाता है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। समझे? फिर नेक्स्ट आता है प्रोएक्टिव इनहिबिशन।
प्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या कहता है कि प्रीवियस लर्निंग इंटरफेयर विथ न्यू लर्निंग। जो तुम्हारा प्रीवियस लर्निंग है, जो तुमने पहले से लर्न किया था, अगर उसके वजह से ही न्यू लर्निंग नहीं हो रहा है, या फिर न्यू लर्निंग को तुम कर रहे हो और तुम उसको भूल जा रहे हो, क्योंकि तुम पहले से ही जो किसी चीज को याद करके रखे हुए हो और उस याद इतना मजबूत है कि नया चीज जो है तुम कुछ भी याद करते हो और तुम उसको भूल जाते हो, ओवरलैपिंग के वजह से, इंटरफेरेंस के वजह से, तो वो कहलाता है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। ओके, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रीवियसली लर्न फॉर्मूलाज में हिंडर द लर्निंग ऑफ न्यू फॉर्मूला। जो पहले से तुम कोई फॉर्मूला याद करके रखे थे, उस फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे, तुम्हारे प्रैक्टिस में था, अब नया फॉर्मूला जो है तुम याद करते हो तो तुम उस फॉर्मूला को भूल जाते हो, क्योंकि तुमको जो है पुराना फॉर्मूला ही याद है और उसी को तुम रखना चाहते हो। ठीक है, तो पुराने के वजह से नया को भूल जाना वो कहलाएगा प्रोएक्टिव इनहिबिशन, और नया के वजह से पुराने को भूल जाना वो कहलाएगा रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। समझ में आया? अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, मस्त सा एग्जांपल। एक लड़का है, एक लड़का क्या करता है, पहले लर्न करता है स्पेनिश को। ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज को जो है सबसे पहले वो लर्न करता है, फिर सेकेंड में लर्न करता है फ्रेंच लैंग्वेज को। ओके, तो पहले स्पेनिश को लर्न किया, देन लर्न किया फ्रेंच लैंग्वेज को। तो यहां पे फ्रेंच लैंग्वेज लर्न करने के वजह से फर्स्टली यहां पे क्या होता है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के मतलब से क्या होता है कि फ्रेंच सीखने के वजह से उन्होंने स्पेनिश भूल गया, स्पेनिश अब भूल रहा है क्योंकि उसने फ्रेंच सीखा। तो ऐसे जो फॉरगेटिंग होंगे वो कहलाएंगे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मच फॉरगेटिंग ऑफ ए बिकॉज ऑफ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। लेटर टेस्ट किया गया तो उन्होंने जो है ए को जो है भूल गया था, क्योंकि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यहां पे काम किया था। ठीक है, तो फ्रेंच सीखने की वजह से जो है स्पेनिश को भूल जाना, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब दूसरा चीज यहां पे क्या होता है कि जो है फ्रेंच तो सीख रहा था, लेकिन फ्रेंच सीख नहीं पाया क्योंकि उसको स्पेनिश बहुत अच्छा तरीके से आता था। ठीक है, स्पेनिश आने के वजह से उसने फ्रेंच को जो है सीख नहीं पाया, या फिर सीखा तो उसको भूल गया, तो यह कहलाता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, पुराना चीज होने के वजह से, उसको सही तरीके से यूज करते रहने के वजह से तुम नया चीज सीख ही नहीं पा रहे हो। ओके, तुम पहले से हिंदी जानते हो और हिंदी जानते हो अच्छे तरीके से, उसको यूज भी करते हो, और जब तुम बांग्ला सीखने का प्रयास करते हो तुम नहीं सीख पाते हो, क्योंकि तुम पहले से हिंदी जानते हो और तुमको जो है बांग्ला सीख नहीं पा रहे हो, या फिर यूज करने के लिए जो है कोई अदर आदमी नहीं मिल रहा है कि तुम उसके साथ बात करो, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, क्योंकि हिंदी में ही तुम्हारा सारा काम हो जाता है। तो ऐसे फॉरगेटिंग को बोलेंगे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया? ये सेकेंड नंबर का हो गया। तो यहीं पे कह रहा है कि मच फॉरगेटिंग ऑफ बी बिकॉज ऑफ प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम ए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, इस थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक को। तो यहां पे कहता है कि इंटरफेरेंस इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सिमिलर एक्सपीरियंसेस फॉलो ईच अदर लीडिंग टू कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन रिटेंशन एंड रिकॉल। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, कब कंफ्यूजन होता है, जब सिमिलर एक्सपीरियंसेस फॉलो ईच अदर, जो तुम पहले याद किए थे और अब याद किए हो, उस दोनों में जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेम प्रोनाउंस्ड होते हैं, सेम जैसे लगते हैं, तो वैसे चीजों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? डिफिकल्टी इन रिटेंशन एंड रिकॉल। अगर जो है तुम उसको रिटेंशन करते हो, मतलब जो है वो सेव करके रखते हो, या फिर रिकॉल करने का प्रयास करते हो, तो वहां पे क्या होता है, वो दोनों जो है एक दूसरे से इंटरफेरेंस खा जाता है और चीजें जो है बहुत ज्यादा तरीके से जो है डिफिकल्ट हो जाती है। यहां पर जो है जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि इन हिंदी खाता का मतलब होता है लाइक ए बैंक अकाउंट। ठीक है, हिंदी में जब बोलते हैं खाता तो खाता का मतलब होता है बैंक अकाउंट, लेकिन जब बांग्ला में जो है खाता को बोलते हैं तो खाता का मतलब होता है नोटबुक। ओके, तो बांग्ला में जो है खाता का मतलब होता है नोटबुक और हिंदी में खाता का मतलब होता है बैंक अकाउंट। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग हिंदी जानते थे कि खाता का मतलब होता है बैंक अकाउंट, फिर हमने बांग्ला सीखना शुरू किया, बांग्ला में सुना कि खाता का मतलब होता है नोटबुक। तो जब तुमको रिकॉल करने का बारी आएगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा खाता का बात हो रहा है, ये वाला लाए या फिर ये वाला लाए, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। वही इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये थ्योरी का कि अगर सेम एक्सपीरियंसेस रहते हैं, सेम प्रोनाउंस होते हैं, तो यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन। आखिर इस थ्योरी का एप्लीकेशन कहां कहां है? तो दिस थ्योरी इफेक्टिवली एक्सप्लेन नेचुरल एंड नॉर्मल फॉरगेटिंग इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी कंटेस्ट।
ठीक है, ये थ्योरी जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट को जो है सही तरीके से एक्सप्लेन करता है, वो भी नेचुरल एंड नॉर्मल फॉरगेटिंग दोनों को। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड थ्योरी, और सेकेंड थ्योरी को हमने सही तरीके से कंप्लीट किया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं, थर्ड थ्योरी, और थर्ड थ्योरी हमारा होता है रिप्रेशन थ्योरी। ठीक है, रिप्रेशन थ्योरी, डिप्रेशन थ्योरी का कंसेप्ट क्या है कि इसको जो है प्रपोज किया गया था फ्रॉइड साहब के द्वारा साइको एनालिटिक स्कूल में। अब तुमको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अगर नहीं पता है तो तुमको प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे जो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाया हुआ है, उसको समझो कि अलग अलग साइंटिस्ट आए थे और किस तरीके से उन्होंने अलग अलग स्कूल बनाया, थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, उसको समझो। फिर नेक्स्ट आता है यहां पे कि रिप्रेशन इज ए मेंटल फंक्शन दैट प्रोटेक्ट्स द माइंड फ्रॉम ए पेनफुल एक्सपीरियंसेस। रिप्रेशन क्या है? रिप्रेशन एक मेंटल फंक्शन है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे माइंड्स को फ्रॉम पेनफुल एक्सपीरियंस। हमारे ब्रेन में कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, कुछ पेनफुल मेमोरी है, कुछ पेनफुल यादें हैं, उन सारे चीजों को अगर हम लोग सोचते हैं तो हमें दुख होता है, हमारे माइंड को तकलीफ होता है। तो उस चीज से बचने के लिए जो हमारा दिमाग है उस मेमोरी को ही फॉरगेट कर जाता है। ओके, उसी को बोलते हैं रिप्रेशन, है ना, बाय पुशिंग देम इनटू अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस है उसको अनकॉन्शियस में जो है पुश कर देना। नेक्स्ट यहां पे आता है मैकेनिज्म। आखिर इस थ्योरी का मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म यही है कि अनप्लीजेंट एंड पेनफुल मेमोरीज आर सप्रेस्ड टू अवॉइड कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। जो अनप्लीजेंट और पेनफुल मेमोरी होते हैं, जिसको हम लोग जो है याद करना नहीं चाहते हैं, जो हमें तकलीफ देती है, वैसे मेमोरीज को सप्रेस कर देता है। किस लिए? क्योंकि अवॉइड करना चाहता है कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को। कॉन्शियस का मतलब होता है चेतना, और चेतना में जो है हम लोग किसी चीज के बारे में लड़ाई कर रहे हैं। वो लड़की मुझे क्यों छोड़ के चली गई, मैंने दारू क्यों पिया, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा था, इस सारी चीज का कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे माइंड में चल रहा है, अगर ये तुम्हें तकलीफ देता है तो हमारा दिमाग जो है खुद इस मेमोरी को जो है डिलीट मार देता है, फॉरगेट कर देता है। ठीक है, तो ऐसा तभी होता है जब तुम्हारे दिमाग को जो है तकलीफ हो रहा होता है। तो ऐसे चीज जो है डिप्रेशन थ्योरी जो है वो बताते हैं। सेकेंड लाइन यहां पे कह रहा है कि द सप्रेशन लीड्स टू फॉरगेटिंग थिंग्स वी डोंट वांट टू रिमेंबर। अगर हम किसी चीजों को जो है रिमेंबर करना नहीं चाहते हैं, याद करना नहीं चाहते हैं, तो ये कारण बनता है फॉरगेटिंग का। ओके, उस चीज के फॉरगेटिंग का कारण बनता है। ये थ्योरी जो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि पीपल अंडर सेवरल इमोशनल शॉक में फॉरगेट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ सच एज नेम्स, होम्स और फैमिली मेंबर्स। जो लोग है उसको जो है कुछ इमोशनल शॉक लगे, इमोशनल शॉक के वजह से जो है वो बहुत सारे चीज जो है भूल जाता है, बहुत सारे अपने एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को भूल जाता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका होम्स कहां है, उसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं। जब इन सारे चीजों को वो भूलने लगता है, वो अपने ही इवेंट्स को, अपने लाइफ के इवेंट्स को भूलना शुरू कर देता है। तो ये थ्योरी जो है उसी के बारे में बताता है कि यही काम करता है कौन? रिप्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट कह रहा है कि इंटेंस इमोशन, अगर इंटेंस इमोशन काम कर रहा है और इंटेंस इमोशन के वजह से जो कोई चीज को फॉरगेट कर रहा है, जैसे कि फियर, डर के वजह से, गुस्सा के वजह से, एंगर, लव, प्यार के वजह से, कैन ब्लॉक द रिकॉल प्रोसेस कॉजिंग टेम्पररी मेमोरी लॉस। ठीक है, अगर तुमको बहुत कस के गुस्सा आया और कि इतना कस के गुस्सा आया कि तुम सारी चीजों को भूल गए और मारने के लिए चले दिए। ठीक है, प्यार में जो है लोग सारी चीज को भूल जाता है, अंधा हो जाता है, डर के मारे जो है बहुत चीज को भूल जाता है, दिमाग शून्य पड़ जाता है। तो जो टेम्पररी मेमोरी लॉस होता है वो इस कारण से होता है, इंटेंस इमोशंस के वजह से। ओके, वहां पर रिकॉल ब्लॉक हो जाता है, तुम चीजों को याद ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये आता है रिप्रेशन थ्योरीज में। नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है इफेक्ट्स इस थ्योरी का, तो इफेक्ट क्या होता है? रिप्रेशन कैन कॉज एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। रिप्रेशन जो होता है वो एबनॉर्मल फॉरगेटिंग को भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तुम अगर किसी चीज को भूलना चाहते हो तो वो उसको भुला देगा क्योंकि वो तुमको पेन दे रहा है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इंपेयर्ड इमोशनल बिहेवियर डिसरप्ट नॉर्मल मेमोरी। जो इंपेयर्ड इमोशनल बिहेवियर है, तुम्हारा इमोशनल बिहेवियर जो है सही नहीं है, वो तुम्हारे नॉर्मल मेमोरी को डिसरप्ट कर देगा। ठीक है, डिसरप्ट नॉर्मल मेमोरी प्रोसेस एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन। और जो है जब तुम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना चाहोगे तो वो भी जो है डिफिकल्ट बना देगा,
ड्यूरिंग इमोशनल डिस्ट्रेस, जब जो है तुम्हारा इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, तुम्हारा इमोशन जो है सही से काम नहीं कर रहा होगा, उस समय जो ऐसे सारे चीजें होती हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन यहां पे आता है इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन में जो है एक एग्जांपल दिया हुआ है, मस्त सा एग्जांपल, कि एक चाइल्ड में फॉरगेट आंसर्स टू क्वेश्चन इन द प्रेजेंस ऑफ फियर टीचर ड्यू टू ओवरवेलमिंग फियर। ये एग्जांपल नहीं है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। तुमको भी हुआ होगा, जब क्लास में बैठते होंगे, टीचर आता होगा, कोई क्वेश्चन पूछता होगा, टीचर के वजह से पूरा दिमाग सुन, जो याद था उस चीज को भी तुम भूल गए, है ना। तो इसके वजह से जो फॉरगेटिंग होता है उसको हम लोग जो है इस थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो है हम लोगों ने तीनों थ्योरीज को कंप्लीट किया फॉरगेटिंग का, अच्छे तरीके से जाना क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन कौन से काउजेज होते हैं, फिर फॉरगेटिंग क्या होता है। तो यहां तक तुमको कितना समझ में आया, कौन कौन से पॉइंट जो है तुमको समझ में आए और कौन पॉइंट तुमको समझ में नहीं आए, तुमको नीचे जो है वो कमेंट्स करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है वैसे फ्रेंड्स को जिसको चीजें समझ में नहीं आती है। ओके, जो नर्सिंग का स्टूडेंट्स है। ओके, थैंक यू।